अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं वो मिनिमम वेजेस उन्हें मिलते ही नहीं है। स्किल भी तो नहीं है उसके पास। दूसरा, उसको फ्री की आदत पड़ गई है, काम नहीं करना चाहता। जो यहाँ पे टैलेंटेड व्यक्ति है वो तो यहाँ से तुरंत बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता यहाँ चला जाएगा। कई बार हमने अपने रखा एमए इंग्लिश से किया हुआ व्यक्ति, हमने कहा इनकी मेल खोल के इनका जवाब दे दो, तो उसे ना तो मेल खोलना आ रहा और ना ही उस इंग्लिश लैंग्वेज में वो जवाब दे पा रहा। तो आपका एमए इंग्लिश से किए हुए क्या फायदा? बेरोजगारी क्यों है? प्राइवेट सेक्टर में भी आदमी एम्प्लॉय नहीं ले रहा। वो इसलिए नहीं ले रहा कि सामने वाला इस मानसिकता से आता है कि हमें 20,000 रुपये सैलरी मिले, काम हमें 6 घंटे करना पड़े और महीने की 5 छुट्टी करनी पड़े। तो जब वो कमाएगा नहीं ऑनर, तो वो आपको देगा कहाँ से? अमेरिका में देख लो, जापान में देख लो, वो अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे में 15 घंटे का काम करके देते हैं। यहाँ आदमी काम करता है, 8 घंटे का ड्यूटी करता है तो 3 घंटे की उसका औसत निकल के आता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है। तो ये SKS चैनल है मामा का। पर डे 150 खबरों का प्रोडक्शन है हमारा। हम ऑल वर्ल्ड से कहीं से भी लाइव कर सकते हैं। 17 प्लेटफार्मों पे इस समय हमारा चैनल प्रसारित हो रहा है। तो मामा एक बात बताओ, जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा इसमें आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए से आपने चैनल स्टार्ट करा, बट वो तो आप लॉकडाउन में स्टार्ट करा था। लॉकडाउन में 20 लाख रुपए का ये सब सॉफ्टवेयर पूरा सिस्टम अगर कोई लगाना चाहें तो आज की तारीख में जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ कम से कम 80-90 लाख, 1 करोड़ के आसपास है। 17 लोगों का स्टाफ है। और कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अलग अलग है, किसी पे 75,000 है, किसी पे 25,000 है, किसी पे 1 लाख है, अच्छा। किसी पे 2,000 भी है। तो मामा देखो, आप अपना इंट्रोडक्शन आपको दीजिए। चीफ सब एडिटर की। चीफ सब एडिटर थे आप अमर उजाला में। कितने घंटे आप काम करते हो? काम का औसत आए तो 12 से 14 घंटे मुझे काम का हो जाता है। और आपके साथ कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं? 17 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो जो 17 एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपके साथ हर दिन काम करते हैं या फिर? उनकी सबकी टाइमिंग बनी हुई है। अच्छा। सबकी, किसी का 11 बजे से लेके 8-9 बजे तक है, कोई 5 बजे से आता है, कोई अकाउंट सेक्शन देखता है, विज्ञापन देखता है, कोई फील्ड के काम देखता है। सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। तो वर्किंग आवर्स कितने हैं आपके ऑफिस में? 11 बजे से लेके 8-9 बजे तक। 11 बजे से 8 बजे तक 9 घंटे में आप फ्री कर देते हो। कि जो एम्प्लॉयज़ है जो आपके साथ काम करते हैं, इंटेंस माहौल में काम करते हैं, कई बार वो बेचारे काम पे नहीं आ पाते होंगे, छुट्टी लेते होंगे, तब आप उस सिचुएशन में अपने एम्प्लॉयज़ के को कैसे ट्रीट करते हैं? ईमानदारी की बात यह है कि जो ऑनर होगा वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लूँ मैं कम पैसे में। 8 बजे हम लोग पैकअप कर रहे थे, ऑफिस बंद होने के लिए ये सब काम समेट चुके थे। अच्छा। तब तक पता चला कि बाबा कॉलोनी में सामने जो एक नाई रहता था उसने 2 बच्चों की हत्या कर दी। अरे अब ये खबर बहुत बड़ी। हाँ जी। अब ये बेचारे सुबह 11 बजे से आए हुए, शाम को 8 बजे ये मान के चल रहा है काम एंड हो गया। मन में खुशी भी है कि अब हम घर जाएंगे। हाँ। और 8 बजे से फिर हमें नए सिरे से काम शुरू करना है, क्योंकि ये इस लाइन में काम कर रहे हैं। इन्हें ये पता है कि कब क्या हो जाए। जैसे इन्होंने एक्स्ट्रा काम करा तो इसके लिए क्या इंसेंटिव प्लान है आपका? कुछ छोटा सेटअप है तो कभी, क्योंकि छुट्टियां हैं, कभी कोई आधे दिन का चला गया तो नहीं कटता है, कभी किसी ने ज़्यादा छुट्टी ले ली तो नहीं कटता है। जहां मालिक और एम्प्लॉय दोनों टच में एक दूसरे के रहते हैं वहाँ स्ट्रेस नहीं रहता है। तो जहाँ टारगेट बेस होता है वहाँ स्ट्रेस रहता है। एम्प्लॉयमेंट राइट से रिलेटेड न्यूज़ चलाते हो? अभी आपने कोई ऐसी न्यूज़ कवर करी है कि इनके जो वेजेस है वो बढ़े नहीं है? अभी 2 दिन पहले श्रम कानून नए लागू हुए हैं, उन पे भी खबर दी। तो क्या आपने ये भी कवर करा कि पॉलिसीज़ बनती है, ये इम्प्लीमेंट भी होती हैं? ग्राउंड लेवल पे सच्चाई क्या है कि क्या जो एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसे 8 घंटे से ज़्यादा काम क्यों करना पड़ता है? अगर काम करना पड़ता है तो वो कहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकता है? उसे क्यों रिपोर्ट नहीं करते एम्प्लॉयज़? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? स्ट्रेस क्यों है? पारदर्शिता क्या है? ट्रांसपेरेंसी क्या है? चीन में ऐसे है, काम वहाँ अगर हड़ताल होती है, यहाँ हिंदुस्तान में हड़ताल होती है वो काम छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ हड़ताल होती है वो काम के आवर्स बढ़ा देते हैं, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मालिक को नुकसान होगा। यहाँ किसी समय में बैंक की नौकरी सबसे सही मानी जाती थी, 10 से 5 की थी। आज बैंक वाले भी 8:30-9 बजे तक, 10 बजे तक बैठे मिलते हैं। दूसरा, एक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो बेरोजगारी के दौर में अगर आप एक वैकेंसी निकालेंगे तो एक वैकेंसी पे 1000 लोगों की ऑफर आ जाएंगे। जो मिनिमम वेजेस है उससे कम तो किसी को हायर नहीं कर सकते।
बट हमारे रियलिटी ये है कि 30 या 40% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं वो मिनिमम वेजेस उन्हें मिलते ही नहीं हैं। वो इसलिए नहीं मिलते कि कंपटीशन बहुत है। एक व्यक्ति अगर हमें एम्प्लॉय चाहिए तो 100 व्यक्ति उसके पीछे लाइन में लगे हुए हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय आया, हाँ जी हाँ जी, उसने कहा कि साहब कितनी सैलरी मिलेगी, सैलरी तक ठीक है। जब वो ये पूछता है कि मेरे ड्यूटी आवर्स क्या रहेंगे, हफ्ते में महीने में मुझे कितनी छुट्टी मिलेगी, तो एक माइंड में तुरंत आता है कि ये व्यक्ति काम का नहीं है। बेरोजगारी इसलिए है कि आदमी में स्किल नहीं है, एक चीज। दूसरा, उसको फ्री की आदत पड़ गई है, काम नहीं करना चाहता। जो यहाँ पे टैलेंटेड व्यक्ति है वो तो यहाँ से तुरंत बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता यहाँ चला जाएगा। कई बार हमने अपने रखा MA इंग्लिश से किया हुआ व्यक्ति, हमने कहा इनकी मेल खोल के इनका जवाब दे दो, हाँ जी, तो उसे ना तो मेल खोलना आ रहा और ना ही उस इंग्लिश लैंग्वेज में वो जवाब दे पा रहा। अच्छा। तो आपका MA इंग्लिश से किए हुए क्या फायदा है? तो बेरोजगारी क्यों है? प्राइवेट सेक्टर में भी आदमी एम्प्लॉय नहीं ले रहा। वो इसलिए नहीं ले रहा कि सामने वाला इस मानसिकता से आता है कि हमें 20,000 रुपए सैलरी मिले, काम हमें 6 घंटे करना पड़े और महीने की 5 छुट्टी करनी पड़े। तो जब वो कमाएगा नहीं ऑनर, तो वो आपको देगा कहाँ से? जब आप इस मानसिकता से जाएं कि नहीं साहब आप इतने एक्सपर्ट हो कि मैं 40,000 रुपए लूंगा और आपको दूसरे दिन से ही ये मैं अपना काम पूरा कंट्रोल कर लूंगा, तो ऑनर मजबूर होगा 40,000 रुपए देगा। अमेरिका में देख लो, जापान में देख लो, वो अगर 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे में 15 घंटे का काम करके देते हैं। 8 घंटे का वो आदमी नहीं देखता हिंदुस्तान का कि वो 8 घंटे अगर ड्यूटी है तो 8 घंटे में 15 घंटे का काम कर रहे हैं। उसमें कोई मटर गश्ती नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ आदमी काम करता है 8 घंटे का ड्यूटी करता है तो 3 घंटे की उसका औसत निकल के आता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है, इसलिए यहाँ आवर्स बढ़ जाते हैं। कॉर्पोरेट में तो प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई रहती है, मतलब सिस्टम भी ऐसा बनाया हुआ है कि अगर आपने लॉग इन करा हुआ है, इसीलिए स्ट्रेस है। आप काम 6 घंटे करना चाहोगे, ऑनर को चाहिए 12 घंटे का काम, तो वो 12 घंटे का काम जब आपसे 6 घंटे में ले रहा है तो आपका स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्वाभाविक। एक ऐसी अथॉरिटी हो, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, जाके ऑडिट करे आपका, ठीक है, कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, उनको आप कितनी लीव दे रहे हैं और उनके जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है उनको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो आपका तो फिर नुकसान हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि यार मैं इतने घंटे काम करवा सकता था बट अब नहीं करवा पा रहा हूँ। बट अगर ये जो लॉज है ये इसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए, उद्योग धंधे बंद होने लगेंगे। आज जहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल कि आरक्षण वाला, कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वाला आरक्षण के आधार पर अगर नियुक्ति करने लगे तो उसकी कल कारखाने, फैक्ट्रियां, ऑफिस बंद होने लगेंगे। वो जाति नहीं देखता, आरक्षण नहीं देखता, वो टैलेंट देखता है। टैलेंट एक SC में भी हो सकता है, OBC में भी हो सकता है और सवर्ण में भी हो सकता है। तो जिसमें टैलेंट होगा वो आएगा, वहाँ वो आरक्षण कैसे लागू कर दे। तो इसी तरह से ये है कि अगर वो कानून, श्रम कानून सख्ती के साथ लागू कर दें, फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाएंगी। हमारा जो न्यूनतम वेतन आया है वो 21,000 के समथिंग है, तो उसे अगर 4 एम्प्लॉय रखे उसने तो 21 हज़ार रुपये दी तो लाख रुपए तो उसके वो चले गए। तो वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बर्दाश्त करने के बाद शटर गिराएगा। एक यहाँ पे बहुत बड़े सर्राफ की दुकान है, ठीक है, और बरसों पुरानी दुकान है। उनके यहाँ जो एम्प्लॉय थे 10 साल 20 साल से सर्विस कर रहे थे, तो जो 2,000 से लगे थे वो आज की तारीख में 20,000 25,000 पे सैलरी उनकी पहुँच गई। उस संस्थान ने एक झटके में उन्हें लगा कि मैं 25-25 हज़ार रुपये इन 25 एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, महंगाई बढ़ रही, मैं कैसे प्रॉफिट और कम कर सकता हूँ। उसने 25 के 25 में से 20 एम्प्लॉय उसने 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार वाले निकाल दिए और उसने 20 लड़कियाँ भर्ती कर ली। वो लड़कियाँ उन्हें 8 से 10 हज़ार रुपये मिल गई, तो उनका उधर प्रॉफिट हुआ। और वर्किंग आवर्स पूरा ज़्यादा, वो आते थे 11 बजे की जगह 11:30 बजे निकल के, और फिर कहीं नाते रिश्तेदारी में जाना, तमाम जिम्मेदारियां। लड़कियां सुबह आती 11 बजे आई, उनका मोबाइल रखवा दिया गया और दुकान में ही उनको लंच और दुकान में ही अपना उनका शाम का चाय उनको मिल गई, और रात में 9 बजे छोड़ते। तो पुरुष से काम भी ज़्यादा किया उन्होंने और चौथाई सैलरी पे। तो आदमी मजबूर है, क्या करेगा। 25 हज़ार की सैलरी वाला काम 8 हज़ार या 10 हज़ार की सैलरी में हो रहा है, तो
क्यों ज़्यादा देगा आदमी। अच्छा, जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, मल्टीनेशनल इन्फोसिस है, आपको पता लगा किसी एम्प्लॉय का हैरेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और वो एम्प्लॉय आपके पास आता है कि मुझे अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है, मैं चाहता हूँ कि पब्लिकली ये बात पता लगे, तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? उससे सबूत मांगेंगे। सबूत मांगेंगे? अगर उसके पास सबूत हमें लगा, हम सेटिस्फाई हैं, तब उसकी खबर पब्लिश होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर उसके पास सबूत हैं कि उसका हरेसमेंट हुआ है, तो उसका जो संबंधित डिपार्टमेंट का हेड होगा, HR हो या मैनेजर हो या GM हो, उनका भी पक्ष लेंगे कि भाई ये आपका एम्प्लॉई ऐसे ऐसे आरोप लगा रहा है आपकी कंपनी पर, आपका क्या कहना है। वो अपना वर्जन देते हैं, ठीक है, नहीं वर्जन देते हैं तो नीचे एक लाइन हम जोड़ देते हैं कि संपर्क इनसे किया, इस मामले में उन्होंने अनभिज्ञता जताई या नो कमेंट्स, बगैर पक्ष के खबर हम नहीं चलाते। बिना एविडेंस के आप कोई खबर नहीं है एविडेंस पोस्ट करते और हैं। पक्ष वर्जन। अच्छा, जब आप एक तरफा करेंगे तो आप लीगली भी फंसेंगे और व्यक्तिगत भी फंसेंगे, और व्यक्ति को व्यक्ति पे हमला नहीं करना चाहिए। करेक्ट, इंस्टीट्यूट पे करना चाहिए, सिस्टम पे। पे। जो रंजिशें बढ़ती हैं पत्रकारिता या ब्लॉगर या यूट्यूबर जिन पे हमले होते हैं, वो हमले इसलिए होते हैं उन्हें पत्रकारिता का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से मतलब उन्होंने देखा कि अगर प्रधान ने घोटाला किया, हाँ जी, तो वो प्रधान पे 1 न्यूज़ चलाएंगे, 2 न्यूज़ चलाएंगे, 3 न्यूज़ चलाएंगे, कंटिन्यू उस पर डालते रहेंगे। प्रधान से पूछने नहीं जाएंगे भाई तुमने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। तो आप जब भी कभी स्टोरी करें तो सिस्टम पे बार करें, सिस्टम पे बार करेंगे, आप किसी के बुरे नहीं होंगे। कुछ रिपोर्टर्स होते हैं वो एक्सपोज ही कर देते हैं, एविडेंस के साथ ही एक्सपोज करते हैं, फिर भी बेचारे मारे जाते हैं। तो दुश्मनी तो देखो, जब आप इस फील्ड में आए हो तो ये मान के चलो दुश्मनी होनी है। अब दुश्मनी को आप कैसे हैंडल करते हो ये आपके ऊपर। और सबसे ज़्यादा जो हमले होते हैं वो कस्बाई पत्रकारिता में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसी इलाके का व्यक्ति रहा होता है, सामने वाला उसकी घर की हैसियत भी जानता है, कमजोरियां भी जानता है, और व्यक्ति भी आक्रामक हो जाता है, कानून नहीं समझता कि मैं हमला करूंगा क्या होगा। तो पत्रकारिता का काम तो शुरू से ही जोखिम है। भाई अयोध्या वाला मामला चला, अयोध्या में जब जगह जगह हिंसा हो रही थी, मैं मुरादाबाद में ही था, तो जो मुस्लिम इलाके के थे तो पुलिस वाले तो पूरे सेफ होते थे, हम तो उनके सामने निहत्ते थे और कवरेज करते थे, लेकिन बचाव भी तो हमें ही करना था। तेजाब की बोतलें फेंकी जा रही, वो सब देख रहे थे, सामने पुलिस वाले हैं तो फ़ोटो खींचना है, रिपोर्टिंग करना है, तो उनकी साइड लेके किया। अब हम उसमें अति उत्साही होकर बीच में कूद पड़े, तब तो किसी को पता नहीं ना, तो वो हमें भी मार डालेगा। तो आपके रिपोर्टर्स के साथ होता है कई बार ऐसा? कई बार हुआ, कई बार हम फंसे। किसी लड़की का रेप हुआ या वो लड़की भाग गई, मर्डर कर दिया, या उसने सुसाइड कर लिया, तो परिवार वाले तो उसे छिपाना चाहते कि परिवार की बदनामी ना हो, पुलिस के दबाव में उसे पोस्टमार्टम कराना है। अब वहाँ रिपोर्टर उससे पूछ रहा, भाई लड़की कितने महीने गर्भवती थी, किस लड़के के साथ प्रेम था, क्यों इसने सुसाइड किया, तो सामने वाला छिपाने को बैठा हुआ, तो वो आप पे हमलावर होगा। तो ऐसी खबरें दबाने के लिए पैसे मिलते हैं क्या? दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव, धन दबाव, बल दबाव, सभी दबाव होते हैं। चूँकि 38-40 साल मुझे इस पेशे में हो गए, तो उस दबाव से कैसे निकला जाए वो तरीका भी हम जानते हैं। सबसे बड़ा ये है कि आपकी दुश्मनी कभी नहीं होगी जब आप खबर में दोनों पक्ष देंगे। दोनों पक्ष मतलब दोनों पक्ष है, यानी पब्लिक का भी और क्रिमिनल? नहीं। अच्छा अच्छा, दो पक्ष, हमेशा दो पक्ष होते हैं। हाँ अगर जी। लड़ाई हुई है तो एक पीटेगा एक पिटेगा, ठीक। भ्रष्टाचार हुआ है, एक पकड़ेगा और एक पकड़ा जाएगा। हाँ, तो जो पकड़ा गया है आपने उसका पक्ष भी दे दिया, तो उसकी जो मन में द्वेष भावना, गुस्सा होता है, वो शांत हो जाता, और आप अच्छा, आप अपना ओपिनियन नहीं बताते, आप सिर्फ जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करते हैं कि ये न्यूज़ मिली है, इसे हम लाइव कर रहे हैं। अपना भी करेंगे, उसमें भी पक्ष की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, आप किसी का, जैसे आप आते यहाँ हाँ जी। पर चैनल का पूरा दिखाते, अब उसमें हो सकता है आपसे कोई चीज आपत्तिजनक चली जाती या मुझे कोई चीज बुरी लग जाती। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने मेरा पक्ष भी ले लिया, Correct. तो अगर कुछ आप गलत भी कर गए तो भी मेरा गुस्सा नॉर्मल हो गया, और आप आते अकेले चैनल की कवरेज करके चले गए। अब कोई चीज हमें आपत्तिजनक लगी तो हम आपको एक तो लीगली कोर्ट में घसीट सकते, दूसरा आपको अगर हम ताकतवर हैं तो आपको हमला करा सकते, पैसे वाले हमारी कोई ज़्यादा लूपोज अगर उजागर हो रही है तो हम आपको पैसे का लालच दे सकते थे। तो यही सेम मीडिया के साथ होता पब्लिक में। पुलिस वाले दबाव बनाते हैं? पुलिस वाले भी दबाव बनाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को हम मौका नहीं देते। कैसे? मौका इसलिए अगर किसी देते हैं- पॉलिटिशियन के बारे में आपने न्यूज़ चला दी, एक्सपोज कर दिया उसको कि उसने कहीं से
स्कैम करा है, ठीक है, बजट का सही इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है, कहीं करप्शन करा है, और उसकी अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ पब्लिश करी है आपने? बहुत आए दिन होती रहती है हमारे यहाँ, इस अच्छा। तरह की आए दिन होती रहती है भ्रष्टाचार। अब जैसे एक हमारे यहाँ विधायक हैं, उनके खिलाफ जमीन पे कब्जा करना, बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हुई, उनके खिलाफ भी हमने खबर चलाई और चलाने के बाद उनसे दोस्ती भी रही। हमने अपने चैनल का आयोजन किया, हाँ जी। उन्हें आमंत्रित किया, तब भी वो खुशी खुशी आए। वो इसलिए आए कि हमने उनका पक्ष भी ले लिया। अब आरोप है कि आपने ज़मीनों पे कब्जा किया है, आपने महिला के साथ बलात्कार किया है, उनने अपना पक्ष दे दिया, अच्छा। तो उनका गुस्सा खत्म हो गया और हम अच्छा, इंटेंशनली आपने प्लेटफॉर्म दे दिया उन्हें अपनी सफाई देने के लिए। अच्छा, तो ये ट्रिक इस्तेमाल करते हो आप? आपकी मार्केट की इमेज बहुत डिपेंड करती है। आपकी अगर स्ट्रांग इमेज बनी है तो हल्का फुल्का व्यक्ति, गुंडा मवाली हो या ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियन हो, वो आपसे कहते हुए झिझकेगा। आदमी सामने वाला हमला तब करता है सामने वाले की हैसियत देख। तो सबसे पहले तो मैं यही सबसे कहता हूँ कि आप जिसमें काम कर रहे हो उस चीज़ को ब्रांड बना लो। जब ब्रांड बना लोगे उसकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी। और दूसरा, अपनी फेस वैल्यू बनाइए। अपनी फेस वैल्यू से आपकी फेस वैल्यू ईमानदार, साफ सुथरी हो और समाज में आपका नेटवर्क बना हो। तो आप जब जोखिम वाला काम कर रहे हो और आप शराब में बिक जा रहे हो या 200, 500, 2000 में बिक जा रहे हो, तो एक आपकी इमेज बन जाएगी। सामने वाला अगर थोड़ा सा खूंखार हुआ, वो 2000 रुपये आपको नहीं देगा खरीदने के लिए, वो सीधा हमला करेगा, डराएगा। आपकी जो ग्राउंड पे रिपोर्टर है वो न्यूज़ लेकर आते हैं, स्टोरी लाइन कौन डिसाइड करता है? हमें खबर तोलनी होती है कि खबर की टीआरपी किस खबर की ज़्यादा रहेगी। अगर किसी रिक्शे वाले की एक्सीडेंट में मौत हो गई तो हमें पता है उसके एक कंपनी कितने लोग मिलने जुलने वाले हैं, टीआरपी नहीं रहेगी। वही किसी पार्टी का नेता की डेथ हो गई या नेता विधायक की गाड़ी टकरा गई, तो पता है हमें कि वो विधायक बना हुआ है, तो उसकी टीआरपी ज़्यादा होगी। हाँ। उस हिसाब से हम खबर की स्क्रिप्ट तय करते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो 2014 के बाद बहुत गिर गई है। मीडिया का काम अब इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, सिस्टम इतना महंगा, एम्प्लॉय की सैलरी इतनी महंगी है, खर्चे कहाँ से आएंगे? खर्चे ऐड से आते हैं। आतंकवादी मारे गए, विपक्ष का कितना बयान आता है, वो एक निर्दोष था मारा गया, उसके घर वो बनाई क्यों आतंकवादी, या उसके घर में खाने को नहीं। तो हम यहाँ बैठे जो आतंकवादियों ने 10 लोगों 20 लोगों को मार दिया, हम उनके बारे में भी सहानुभूति के शब्द कह देते हैं और मीडिया पब्लिश भी करती है। तो इससे ज़्यादा स्वतंत्रता किस देश में होगी? अब जैसे न्यूज़ एंकर्स को हम देखते हैं, आम आदमी की समस्याएं उसके बारे में बात नहीं करते, सभी चीज़ें कॉमर्शियल हो गई हैं। कॉमर्शियल हो गई है। अब वो आज की तारीख में हम दिखाएं कि सड़क बदहाल पड़ी है, पब्लिक ही देखना नहीं चाहती। जो चीज़ बिकेगी उसे ही तो हम तो बेचेंगे। कंट्रोवर्सी से टीआरपी आती है, उसके बेसिस पे। हमेशा जो मानव स्वभाव है वो नेगेटिविटी को ज्यादा पकड़ता है। अच्छा। किसी विधायक ने 10,000 रुपए किसी को दान दिया है तो वो सिंगल कॉलम खबर बनेगी, और वो ही विधायक कहीं से 10 रुपए छीन लाए या 10 रुपए ना दे रिक्शे वाले के, हाँ। वो खबर बनेगी 3 कॉलम। मानव स्वभाव जो है वो निगेटिविटी को हमारा माइंड जल्दी कैच करता है। काम करता रहता हूँ, लंच बॉक्स नहीं खोलता। इतनी लेबर करनी चाहिए, इतना हार्ड वर्क करना चाहिए। ये देखो जो मौजूदा दौर है उसमें आपको बगैर हार्ड वर्क के, बगैर ईमानदारी के आप नहीं चल सकते। चाहे मल्टीनेशनल में करें, चाहे किसी छोटे इंस्टीट्यूट में करें, हार्ड वर्क आपको अब समय की ज़रूरत बन गया है। जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो जाने तमाम लोग रिपोर्टर बनते हैं, रिपोर्टर से ही रिटायर हो जाते हैं या छोड़ देते हैं। जब मैं 700 रुपये से था तो मैंने ये सपना देखा कि जिसे 1,500 रुपये मिल रहे हैं तो मैं 1,500 कैसे हासिल करूं। तो मैंने 1,500 वाला काम करना शुरू कर दिया। जब 1,500 पे आया, 2,500 पे पहुंच गया। मैं पहला एम्प्लॉय ऐसे था जो 6 महीने में परमानेंट हो गया। मालिक ने देखा कि भाई जो आदमी सुबह 10 बजे से और रात के 2 बजे तक काम कर रहा, रिस्क भी ले रहा है और हमें एक्सक्लूसिव खबरें दे रहा है, तो उन्होंने कहा ये आदमी काम का है। तो उन्होंने कहा इसे ही क्यों ना ब्यूरो इंचार्ज बनाया जाए। तो जो काम लोग 20 साल में करते वो काम मेरा 2 साल में हो गया। 2-3 साल बाद मैं इंचार्ज बन गया। तो ड्यूटी आवर्स मैंने बढ़ाए अपने खुद से, तभी तो कि आप किसी को कुछ दोगे तभी। प्राइवेट सेक्टर में है आप दें फिर लें, यहाँ आते हैं पहले दीजिए फिर लीजिए, तो वहीं कहानी खराब हो जाती, वहीं आदमी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं बन पाता। तो आप कोई भी काम करो उत्साह के साथ काम करो। ड्यूटी आवर्स तो आपका कोई मायने नहीं रखता। ड्यूटी आवर्स वहाँ है जहाँ आपको सेफ जोन में रहना है
आपको अपनी तरक्की नहीं चाहिए, वहाँ आप जिस सैलरी पे भर्ती हुए हैं उसी सैलरी पे आप रिटायर होकर चले जाओ 10% 20% की, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा तो किया ही नहीं। तो मैंने जो मेरे साथी थे जो रिटायर हुए वो अगर 30-25 हजार पे हुए, और बहुत से ऐसे भी तो जो 700 रुपए से स्टार्ट करके 5,000 और 6,000 पे ही टिके रहे बस। और जीवन की सफलता का राज भी यही है कि आप हार्ड वर्क और मेहनत कभी भी बेकार कभी दुनिया में नहीं जाती। आप कुछ मत करो, अगर कहीं पे आप एक पत्थर या एक मुट्ठी मिट्टी ही एक जगह कंटिन्यू डेली डालते रहो। आपको अगर सफल होना है लाइफ में निरंतरता कंटिन्यू बनी रहे और हार्ड वर्क बना रहे, कभी भी मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती। अरे वाह, ये बात तो आपने सही बोली है। आप कुछ भी करो, तो अगर 5 साल तक रोज वीडियो डालता रहूंगा तो मैं स्टार बन जाऊंगा। बन जाओ हमेशा, मैं कहता हूँ, ये गारंटी से कहता हूँ हाँ जी कि आप कुछ नहीं है, इस चौराहे पे ही है। हाँ जी, इस चौराहे पे आप रोज एक मुट्ठी मिट्टी लाएं और इस चौराहे पे बीच में रख दें, आप लगातार करते रहें तो यही पहाड़ खड़ा हो जाएगा मिट्टी का। और जब आपको लगे कि मैं थक रहा हूं तो वो ईश्वर की परीक्षा का समय माने कि अब इस समय मेरे से ईश्वर परीक्षा ले रहा है और मैं पूरी और ताकत के साथ इस टाइम को पास कर जाऊं। वही क्षण होते हैं आपको सफलता के, वही क्षण होते हैं असफलता के। जब आप पे स्ट्रेस पड़ता है, आप टूटते हो, आप समझौता करते हो, आप पीछे हटते हो तो पीछे धकेल जाते हो। आप उस स्ट्रेस को पार कर गए तो आप एक नायक बन जाते हो।